जरा सोचिए, भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा साम्राज्य, अशोक महान का मौर्य साम्राज्य, और वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। एक पूरे युग का अंत हो गया। तो सवाल यह है कि जब इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया तो उसके बाद हुआ क्या? वो जो सत्ता की खाली कुर्सी थी, उस पर आकर कौन बैठा? चलिए आज इसी दिलचस्प दौर की कहानी को समझते हैं। मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड। देखिए, मौर्यों के जाने से न एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। और कहते ना, जहां भी सत्ता की जगह खाली होती है उसे भरने के लिए नई ताकतें हमेशा हमेशा तैयार रहती हैं। मतलब सोच कर देखिए, अब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी, कोई ऐसा महान राजा नहीं था जो पूरे भारत को एक धागे में पिरो कर रख सके। देश ना धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। और इसी उथल पुथल के बीच तीन बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे, शुंग, कण्व और कलिंग के जेदी। लेकिन इससे पहले कि हम इन राजवंशों की कहानी में गोता लगाएं, एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर हमें इस समय के बारे में पता कैसे चलता है? इतिहासकारों के हाथ ऐसे क्या सुराग लगे हैं? देखिए, इतिहासकार ना बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करते हैं, और उनके पास दो तरह के मुख्य सुराग होते हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, मतलब उस समय की लिखी हुई किताबें, नाटक, जैसे पुराण हो गए या कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। और दूसरे हैं पुरातात्विक सबूत, मतलब असली ठोस सबूत, जमीन से मिले सिक्के, पत्थरों पर खुदे हुए संदेश, जो कह सकते हैं कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मौर्यों के बाद मगध के उस शाही सिंहासन पर सबसे पहले कौन बैठा? ये थे शुंग, एक ब्राह्मण राजवंश जिसकी नींव रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और हाँ, इसकी शुरुआत किसी शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल नहीं हुई थी। जी हां, ये एक खुला तख्ता पलट था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा, आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को सबके सामने भरी सभा में मार डाला और खुद सिंहासन पर बैठ गया। मतलब सत्ता का इससे ज्यादा क्रूर और नाटकीय हस्तांतरण क्या हो सकता है? लेकिन पुष्यमित्र सिर्फ एक धोखेबाज सेनापति ही नहीं था, वो एक बहुत काबिल शासक भी साबित हुआ। उसने न सिर्फ बाहरी हमलावरों यानी यवनों को देश से खदेड़ा, बल्कि सदियों पुरानी वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया। और इसी के लिए उसने दो बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। और ये जो यवन आक्रमण था ना, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता जैसे ग्रंथ बताते हैं कि यवन साम्राज्य के दिल यानी पाटलिपुत्र के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। सोचिए, पुष्यमित्र ने उन्हें वापस खदेड़कर एक बहुत बहुत बड़े संकट को टाला था। तो ये तो साफ है कि पुष्यमित्र वैदिक धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था। लेकिन उस समय के एक और बड़े धर्म यानी बौद्ध धर्म को लेकर उसका रवैया कैसा था? यहीं पर आकर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विवाद है। और यहीं पे आकर ना इतिहास में एक गांठ पड़ जाती है। एक तरफ दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि वो बौद्धों से नफरत करता था, उन पर अत्याचार करता था। लेकिन दूसरी तरफ पुरातात्विक सबूत वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उन्हीं के शासनकाल में सांची और भरहुत जैसे महान बौद्ध स्तूपों का विस्तार हुआ, उन्हें और भी सुंदर बनाया गया। तो सच क्या है? वो बौद्धों का दुश्मन था या संरक्षक? ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। अच्छा, शुंगों के बाद मगध की गद्दी पर एक बहुत ही छोटे समय के लिए एक और राजवंश आया, कण्व राजवंश। और यहां इतिहास ने खुद को दोहराया। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुंगों ने शुरुआत की थी, वैसे ही उनका अंत भी हुआ। शुंगों के आखिरी राजा देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव कण्व ने मार डाला और कण्व वंश की नींव रखी। लेकिन ये लोग ज्यादा टिक नहीं पाए, ये बस कुछ ही दशकों के मेहमान थे। और जल्द ही दक्षिण से उठ रही एक नई ताकत सातवाहनों ने इनका नामो निशान मिटा दिया। चलिए अब मगध से अपना ध्यान हटाते हैं और थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, कलिंग की तरफ, यानी आज का उड़ीसा, क्योंकि यहां एक बिल्कुल अलग और बहुत ही शक्तिशाली कहानी जन्म ले रही थी। और इस कहानी का हीरो है राजा खारवेल। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस महान राजा के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसकी पूरी कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से मिलती है। और वो स्रोत है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में मिला मशहूर हाथी गुम्फा अभिलेख। ये असल में पत्थर पर खुदी हुई खारवेल की एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उसने अपने शासन के हर साल का लेखा जोखा दिया है। और पत्थर की वो डायरी हमें बताती है कि खारवेल कोई मामूली राजा नहीं था, वो एक तूफान था। उसने पश्चिम में सातवाहनों को डराया,
दक्षिण में पांड्यों को हराया और मगध के दिल पर हमला करके कलिंग का वो पुराना सम्मान वापस हासिल किया। सच कहें तो उसने पूरे भारत को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया था। लेकिन खारवेल सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं था, वो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा संरक्षक भी था। उसने जैन भिक्षुओं के ध्यान करने और रहने के लिए कई गुफाएं बनवाईं, पर उसकी सबसे खास बात थी उसकी धार्मिक नीति। उसने एक बहुत ही अनोखी उपाधि अपनाई थी, सर्वपाषंड पूजक, जिसका मतलब है सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने वाला। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसी बात कहना, ये एक क्रांतिकारी सोच थी जो उसे एक महान और बहुत दूर की सोचने वाला शासक बनाती है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा दौर हमें सिखाता क्या है। ये जो मौर्योत्तर काल था ना, ये विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक पैराडॉक्स था। एक तरफ देश राजनीतिक तौर पर बिखर रहा था, एक बड़ा साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, लेकिन दूसरी तरफ कला, धर्म और संस्कृति वो फल फूल रही थी। हर छोटा राज्य अपनी एक अलग, एक नई पहचान बना रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौर्यों के बाद का ये दौर किसी कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत जरूरी ट्रांजिशनल फेज था, एक पुल की तरह, जिसने आने वाले महान साम्राज्यों जैसे कुषाण और गुप्त के लिए रास्ता बनाया। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महान साम्राज्य का टूटना और बिखरना ही भविष्य में एक और महान साम्राज्य के उदय की नींव रखे? इस पर सोचिएगा जरूर।